स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम साइनोबैक्टीरिया यानी कि नीले हरे शैवाल और माइकोप्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले साइनोबैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव ऑक्सीजेनिक प्रकाश संश्लेषी प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। अर्थात ये ग्राम नेगेटिव होते हैं। ग्राम नेगेटिव से मतलब क्या है कि ये अपनी कोशिका भित्ति में यानी कि सेल वॉल में यू बैक्टीरिया के समान होते हैं। और यू बैक्टीरिया जिस प्रकार से ग्राम स्टेनिंग करने पर दो प्रकार के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। तो ग्राम नेगेटिव जीवाणु अपनी कलर को, बैंगनी कलर को धोने के बाद बरकरार नहीं रख पाते हैं और वो कलरलेस रंगहीन हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से ये भी ग्राम नेगेटिव होते हैं, क्योंकि इनकी स्ट्रक्चर जो है सेल वॉल की वो ग्राम नेगेटिव जीवाणुओं जैसी होती है। ऑक्सीजेनिक का मतलब क्या है कि इनकी प्रकाश संश्लेषण ऑक्सीजेनिक होता है, फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजेनिक होती है। तो ऑक्सीजेनिक का मतलब ऑक्सीजन से है। ऑक्सीजेनिक का मतलब कि ये प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, रिलीज करते हैं। यू बैक्टीरिया में भी फोटोसिंथेसिस हो जाती है। अनेक बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस होती है, जैसे ग्रीन बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया। लेकिन इनमें जो फोटोसिंथेसिस होती है वो ए ऑक्सीजेनिक या नॉन ऑक्सीजेनिक होती है। नॉन मतलब एब्सेंट। क्या एब्सेंट? ऑक्सीजन। अर्थात इनके प्रकाश संश्लेषण में, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती है। रिलीज क्यों नहीं होती है? क्योंकि जो हायर प्लांट्स में और जहां पर भी ऑक्सीजन निकलती है प्रकाश संश्लेषण में, वहां पर जो हाइड्रोजन डोनर होता है, हाइड्रोजन दाता होता है, वो जल होता है, वाटर होता है। और इस कारण जो उसकी ऑक्सीजन होती है H2O में, वो बाहर निकलती है। लेकिन यू बैक्टीरिया में जब फोटोसिंथेसिस होती है तो वहां पर जो डोनर होता है, हाइड्रोजन डोनर होता है, हाइड्रोजन ग्राही दाता जो होता है, वो वाटर नहीं होता, जल नहीं होता है, जिसके कारण वहां पर कोई इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यूज होता है, जैसे H2S या कोई और सब्सटेंस यूज होता है जो वाटर नहीं होता। जल के ना होने के कारण अब इनमें जो फोटोसिंथेसिस होती है वो नॉन ऑक्सीजेनिक या ए ऑक्सीजेनिक होती है। तो इसीलिए जो प्रकाश संश्लेषी प्रोकैरियोट्स हैं और ये फूड का निर्माण करते हैं, और प्रकाश संश्लेषण में ये वाटर का यूज नहीं करते, इसीलिए ये अनऑक्सीजेनिक होते हैं यू बैक्टीरिया। लेकिन चूंकि ये वाटर का यूज करते हैं, इसलिए ये ऑक्सीजेनिक होते हैं और प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और लक्षण में ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, अर्थात इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स यानी कि सुविकसित केंद्रक और झिल्ली से घिरे कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। इनमें जो खास बात है, इसमें खास बात यह है कि इन्होंने सर्वप्रथम पृथ्वी पर ऑक्सीजन निकाली। लगभग 2.7 बिलियन वर्ष पूर्व इन्होंने अपने प्रकाश संश्लेषण द्वारा, जब इनका विकास हुआ, तो इनके विकास होने के बाद 2.7 बिलियन वर्ष पहले जब इनका विकास हुआ, तो इन्होंने अपना प्रकाश संश्लेषण करना स्टार्ट किया और वो प्रकाश संश्लेषण इनका ऑक्सीजेनिक हुआ। और ऑक्सीजेनिक होने के कारण अब इन्होंने वातावरण में ऑक्सीजन निकालनी स्टार्ट करी। जिससे पहले का जो वातावरण था, इनके बनने से पहले का वातावरण रिड्यूसिंग था, लेकिन इनके बनने के बाद वातावरण ऑक्सीडाइजिंग यानी कि ऑक्सीकृत हो गया और अब ऑक्सीजन उपस्थित होने लगी माध्यम में, वातावरण में। और इसके कारण यूकैरियोटिक जीवों का जो विकास था वो प्रारंभ हो पाया, क्योंकि जो यूकैरियोटिक जीव होते हैं सामान्यतः वो वायवीय श्वसन करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर अब इवोल्यूशन आगे चला। पहले इन्हें नीले हरे शैवाल कहते थे, ब्लू ग्रीन एल्गी कहते थे इनके कलर के कारण, लेकिन अब इन्हें साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। और साइनोबैक्टीरिया नाम दिया था ICBN ने।
इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, जिसे अब हम क्या बोलते हैं, ICN। तो इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर ने नाम दिया साइनोबैक्टीरिया, और साइनोबैक्टीरिया यूबैक्टीरिया के समान होते हैं। अब साइनोबैक्टीरिया बेशक इनके समान होते हैं यूबैक्टीरिया के, लेकिन इनमें और यूबैक्टीरिया में अनेक असमानताएं होती हैं। साइनोबैक्टीरिया में प्रकाश संश्लेषी वर्णक जो होते हैं, जो फोटोसिंथेसिस में वर्णक यूज होते हैं, वो थाइलाकोइड्स के अंदर होते हैं, मेम्ब्रेन में होते हैं, जिन्हें कार्बोक्सिसोम बोल देते हैं। लेकिन अगर यूबैक्टीरिया में प्रकाश संश्लेषी वर्णक होते हैं तो वो कोशिका द्रव में बिखरे हुए होते हैं, और इस बिखरे हुए कोशिका द्रव में प्रकाश संश्लेषी वर्णक का जो समूह होता है उसके लिए हम वर्ण लगाते हैं क्रोमैटोफोर। दूसरा, इसमें कशाभिक यानी कि फ्लैजिला अनुपस्थित होते हैं। लेकिन यूबैक्टीरिया में मोटाइल फॉर्म में यानी कि चल अवस्थाओं में, जो चल फॉर्म्स होती हैं जिनमें चलन होता है, जिन चलन जीवाणुओं में यूबैक्टीरिया में ये कशाभिक उपस्थित होते हैं। और चूंकि इसमें फ्लैजिला कभी नहीं पाए जाते, इसीलिए इनमें मोटाइल स्टेज नॉर्मली नहीं पाई जाती है, एब्सेंट होती है। लेकिन इनमें मोटाइल स्टेज उपस्थित हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। इनका प्रकाश संश्लेषण ऑक्सीजेनिक होता है, अर्थात ये अपने प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकालते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। लेकिन इनकी जो प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस होती है वो अनऑक्सीजेनिक होती है, अर्थात ये ऑक्सीजन नहीं निकालते हैं, ऑक्सीजन का रिलीज नहीं करते, ये ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। इनकी कोशिका भित्ति 3 से 4 लेयर होती है, और इनमें जो कोशिका भित्ति होती है वो 1 से 2 लेयर होती है। ये वायवीय होते हैं, अर्थात एरोबिक होते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन करते हैं। ये वायवीय अथवा अवायवीय कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर अवायवीय होते हैं। इनमें संचित भोजन साइनोफिशियन स्टार्च के रूप में होता है, जबकि इनमें संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में होता है। तो ये मेन अंतर है कि इसमें जो प्रकाश संश्लेषी वर्णक होते हैं वो थाइलाकोइड्स पर होते हैं, इसमें कोशिका द्रव में बिखरे होते हैं, जिन्हें क्रोमैटोफोर्स बोल देते हैं ग्रुप को। फ्लैजिला कभी नहीं होते, इसमें उपस्थित हो सकते हैं। मोटाइल स्टेज नहीं पाई जाती, इसमें पाई जा सकती है। प्रकाश संश्लेषण ऑक्सीजेनिक होता है, अर्थात ऑक्सीजन रिलीज होती है। अनऑक्सीजेनिक होता है या नॉन ऑक्सीजेनिक होता है, अर्थात ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती। कोशिका भित्ति 3 से 4 लेयर होती है और इसमें 1 से 2 स्तरीय होती है। ये वायवीय होते हैं, अर्थात एरोबिक होते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में शोषण करते हैं। ये वायवीय अथवा अवायवीय हो सकते हैं, अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी और अनुपस्थिति में भी शोषण कर सकते हैं। दोनों अलग अलग प्रकार के फॉर्म्स होते हैं इनमें। संचित भोजन साइनोफिशियन स्टार्च होता है और इसमें ग्लाइकोजन होता है। अब साइनोबैक्टीरिया के विभिन्न फॉर्म्स के बारे में पढ़ना, रूप के बारे में पढ़ना है। ये बेसिकली 3 रूप में पाए जाते हैं। नंबर 1 एक कोशिकीय यानी कि यूनिसेलुलर, नंबर 2 कॉलोनी यानी कॉलोनियल, और नंबर 3 तंतुमय यानी कि फिलामेंटस। एक कोशिकीय जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, इनकी पूरी बॉडी में एक ही सेल होती है, और जैसे क्रोकोकस और स्पुरुलिना, और जो दूसरी फॉर्म है कॉलोनियल, इसमें कई सारी सेल्स आपस में एक साथ ग्रुप में रहती हैं, जैसे एनाबिना है और माइक्रोसिस्टिस है। और तीसरे होते हैं तंतुमय यानी कि फिलामेंटस फॉर्म, यानी कि इनकी बॉडी कई सारी सेल्स के एक ग्रुप यानी कि फिलामेंट से बनी होती है। इनकी बॉडी इस टाइप से हो जाती है, फिलामेंट हो जाता है। ये बहुत सारी सेल्स मिलकर एक फिलामेंट बनाते हैं, और इनका जो फिलामेंट होता है इसको हम बोलते हैं ट्राइकोम। अब सभी प्रोकैरियोट्स सिंगल सेल होते हैं, लेकिन जो इसका एग्जांपल है ऑसिटोलेरिया, ये मल्टी सेलुलर होता है। नॉर्मली प्रोकैरियोट्स सभी क्या होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, जिन्हें अब अकोशिकीय यानी कि ए सेलुलर कहते हैं। लेकिन ऑसिटोलेरिया जो होता है वो मल्टी सेलुलर होता है। दूसरी बात क्या है कि जो स्पुरुलिना है इसमें प्रोटीन की बहुत अधिक मात्रा होती है, इसलिए इसको सिंगल सेल प्रोटीन के रूप में भी यूज किया जाता है, एकल कोशिका प्रोटीन, अथवा
इसको प्रोटीन के सोर्स में यूज किया जाता है, और जब कोई व्यक्ति लॉन्ग इलनेस से, लंबी बीमारी के बाद आता है, तो उसको प्रोटीन की कमी को दूर करने के लिए स्पिरुलिना यूज किया जाता है। अब हम साइनोबैक्टीरियल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। साइनोबैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, अर्थात इनकी सेल में सुविकसित केंद्रक यानी कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन से घिरे अंग यानी कि कोशिकांग अनुपस्थित होंगे। सबसे पहले बाहर की तरफ इनमें एक म्यूकुलेजिनस शीट प्रेजेंट होती है, जो पैक्टिक एसिड, पैक्टिक अम्ल की बनी होती है। इसके नीचे की तरफ सामान्यतः दो स्तरीय कोशिका भित्ति होती है, जिसमें बाहर वाली जो भित्ति की जो लेयर है वो लिपोपॉलीसैकेराइड की बनी होती है, जबकि आंतरिक वाली जो होती है वो पॉलीपेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। इसके नीचे सेल मेम्ब्रेन होती है, कोशिका कला होती है, जिसे सेल मेम्ब्रेन या प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा भी बोल देते हैं। तो ये कोशिका कला यूकैरियोट्स के समान लिपिड प्लस प्रोटीन यानी कि लिपोप्रोटीन की बनी होती है। इसके अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। सिंपल बहुत स्ट्रक्चर होती है। तो सबसे पहले म्यूकुलेजिनस शीट, म्यूकुलेजिनस शीट के बाद सेल वॉल, सेल वॉल में दो लेयर, बाहरी आंतरिक, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका कला, और उसके ऊपर की तरफ साइटोप्लाज्म। इसका जो साइटोप्लाज्म होता है दो भागों में बटा होता है। साइटोप्लाज्म जो केंद्रीय भाग होता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रोप्लाज्म, और जो बाहर वाला पेरिफेरल पार्ट होता है हम उसको बोलते हैं क्रोमोप्लाज्म। राइबोसोम 70s टाइप के इसमें प्रेजेंट होते हैं, जो दोनों में होते हैं, यानी कि क्रोमोप्लाज्म में भी होते हैं और सेंट्रोप्लाज्म में भी होते हैं। और इसके जो न्यूक्लियोइड होता है वो बेसिकली सेंट्रोप्लाज्म में होता है, और इसमें थाइलोफाइट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर इसके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट यानी कि प्रकाश संश्लेषी वर्णक उपस्थित होते हैं। तो ये इसकी स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले म्यूकुलेजिनस शीट, उसके बाहर जो पैक्टिक अम्ल की बनती है, उसके अंदर की तरफ नॉर्मली दो स्तरीय कोशिका भित्ति, बाहर वाली लिपोपॉलीसैकेराइड की बनी होती है, आंतरिक वाली पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, उसके अंदर कोशिका कला जो लिपोप्रोटीन की बनी होती है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म जो दो भागों में बटा होता है, बाहरी क्रोमोप्लाज्म, आंतरिक सेंट्रोप्लाज्म। 70s राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जो उसके दोनों साइटोप्लाज्म में होते हैं, सेंट्रोप्लाज्म में भी और क्रोमोप्लाज्म में भी। न्यूक्लियोइड जो कि केंद्रक का है, जो उसका जेनेटिक मटेरियल होता है वो बेसिकली सेंट्रोप्लाज्म में होता है, और इसमें थाइलोकॉइड्स होते हैं जिसमें इसके प्रकाश संश्लेषी वर्णक उपस्थित होते हैं। इसके बाद अब न्यूट्रिशन पढ़ना है हमको, इसका पोषण। ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं। अर्थात ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं, और उसको फिर एक्स्ट्रा को वो बाकी के लिए स्टोर करके रख लेते हैं। अब इसके बाद हम रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन जो है, इसमें जनन दो ही प्रकार से होता है। इसमें जो जनन होता है वो वेजिटेटिव और एसेक्सुअल होता है, और वो बेसिकली दो मेथड से होता है, द्वितीय विभाजन यानी कि बाइनरी फिशन। द्वितीय विभाजन यानी कि बाइनरी फिशन में एक पेरेंट सेल दो सेल्स में टूट जाती है, और एक ऑर्गेनिज्म से दो ऑर्गेनिजम्स का निर्माण हो जाता है। लेकिन जो दूसरा मेथड है वो है विखंडन। फ्रेगमेंटेशन में किसी भी जीव की बॉडी का जो फ्रेगमेंट्स होता है वो कई भागों में टूट जाता है, और जो कई भाग होते हैं वो प्रत्येक भाग एक नया ऑर्गेनिज्म निर्माण कर देता है। साइनोबैक्टीरिया में जब फ्रेगमेंटेशन होता है तो कुछ सेल्स जो होती है थिक वॉल हो जाती है। अब ये फ्रेगमेंट है, ये सेल्स है फॉर एग्जांपल इसकी, इसमें से कुछ सेल्स जो होती है वो थिक वॉल हो जाती है।
कुछ सेल्स क्या हो जाएंगी, अब इसमें थिक वॉल्ड हो जाएंगी, और थिक वॉल्ड सेल्स को बोलते हैं हार्मोसिस्ट या हार्मोगोनिया। हार्मोगोनिया या हार्मोसिस्ट। अब ये जो हार्मोगोनिया है, तो इनसे क्या होगा, जैसे ये हार्मोगोनिया बनेंगे तो फिलामेंट जो होता है वो यहां से सेपरेट हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा फ्रेगमेंट, और इस सेल के कारण ये अलग अलग भागों में हो जाएगा। अब मान दूसरी सेल यहां पर है थिक वॉल्ड, तो ये वाला पार्ट अलग हो गया, ये वाला पार्ट अलग हो गया। तो इन हार्मोगोनिया के बनने से या हार्मोसिस्ट के बनने से इनकी बॉडी कई पार्ट्स में बढ़ जाती है, और प्रत्येक भाग आगे जाकर वृद्धि करके एक नया ऑर्गेनिज्म का निर्माण करता है। इसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, इनमें अनफेवरेबल कंडीशन को पास करने के लिए होता है, यानी कि प्रतिकूल परिस्थितियों को पास करने के लिए होता है, और वो बेसिकली एकाइनिड्स के रूप में होता है। एकाइनिड्स के रूप में होता है। जो एकाइनिड्स होते हैं थिक वॉल्ड स्पोर्स टाइप स्ट्रक्चर होती है, जैसा ये सेल है, तो यहाँ पर अभी क्या है, थिक वॉल्ड स्पोर्स बन जाएंगे यहाँ पर, और इन्हें हम क्या बोलते हैं, एकाइनिड्स बोलते हैं। और बाद में जब प्रतिकूल परिस्थितियां पास हो जाएंगी, फेवरेबल कंडीशन यानी कि अनुकूल परिस्थितियां वापस आएंगी, तो ये जो एकाइनिड्स होते हैं ये वृद्धि करके नया ऑर्गेनिज्म बना जाते हैं। इसके बाद अब हमें जो पढ़ना है वो इसका इकोनॉमिक इंपोर्टेंस पढ़ना है। यानी कि ये हमारे लिए लाभदायक है या हानिकारक है। आर्थिक महत्व जो है, तो आर्थिक महत्व में कुछ साइनोबैक्टीरिया हमें लाभ पहुंचाते हैं और कुछ साइनोबैक्टीरिया हमें हानि पहुंचाते हैं। सबसे पहले यूजफुल एक्टिविटी देखते हैं कि ये सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, यानी कि मृदा की उर्वरक क्षमता को बढ़ाते हैं। बढ़ाते कैसे हैं कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। अनेक साइनोबैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में सहायता करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या होता है कि नाइट्रोजन का नाइट्रोजनी यौगिकों में कन्वर्जन में बदलना, क्योंकि नाइट्रेट के फॉर्म में ही प्लांट नाइट्रोजन लेता है, तो इसलिए एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। और नाइट्रोजन फिक्सेशन में अमीनो एसिड या किसी भी सब्सटेंस को बनाते हैं। एग्जाम्पल नॉस्टॉक, एनाविना, एलुसीरिया। एलुसीरिया बेसिकली राइस फील्ड में होता है और राइस फील्ड की जो पैदावार होती है उसको बढ़ाता है। दूसरा, कुछ साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो प्रोटीन का बेस्ट सोर्स होते हैं, अच्छा सोर्स होते हैं, जैसे स्पिरुलिना। अभी हमने पढ़ा स्पिरुलिना को सिंगल सेल प्रोटीन के रूप में भी खाया जाता है, और इसको सिंपली इलनेस के बाद दिया जाता है। जब कोई लॉन्ग इलनेस के बाद, लंबी बीमारी के बाद, तो स्पिरुलिना इसको दिया जाता है। कुछ साइनोबैक्टीरिया सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, ऐसी सॉइल की जो ऊजर होती है और स्टीराइल होती है, बंजर सॉइल बोलते हैं, जिनमें पैदावार नहीं हो पाती, क्योंकि ये कुछ एसिड सिक्रीट करते हैं जो उसकी बेसिसिटी को कम करते हैं। अगर किसी सॉइल का जो पीएच होता है वो बेस होना है तो वो होता है 5.5 to 6.5, ये बेस पीएच है। किसी भी सॉइल की बेस्ट पैदावार के लिए, सॉइल से बेस्ट पैदावार के लिए, उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए या उत्पादन क्षमता अच्छी होने के लिए जो बेस्ट पीएच होता है वो 5.5 से 6.5 के आसपास होता है ना, यानी कि थोड़ा सा अम्लीय यानी कि एसिडिक होना चाहिए। तो अगर कोई सॉइल ऐसी है जिसे हम स्टीराइल या ऊजर सॉइल बोलते हैं, जिसके अंदर सॉल्ट कम, जिसके अंदर बेसिसिटी ज़्यादा है, बेसिक कंडीशन ज़्यादा है, तो ये साइनोबैक्टीरिया वहाँ पर ग्रो करके उसमें एसिड सिक्रीट करते हैं, और एसिड सिक्रीट करने से तो वो सब्सटेंसेस जो होते हैं वो इसकी पीएच को कम कर देते हैं, जिससे उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाती है। जैसे नॉस्टॉक, कोमई और अन्य वैरायटीज जो होती हैं। अब कुछ साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं ग्रीन मैन्योर की तरह काम करते हैं, जैसे स्पिरुलिना है, एनाविना है। मैन्योर का मतलब होता है खाद के रूप में काम करते हैं, अर्थात इनको अगर सॉइल में डाल दिया जाता है, ग्रो करा दिया जाता है, तो ये वहाँ पर नाइट्रोजन और अन्य सब्सटेंसेस जो प्लांट को चाहिए
उसकी प्रदान करते हैं, इससे ये खाद की तरह काम करते हैं, ग्रीन मैन्योर बोलते हैं। कुछ साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं टॉक्सिक सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं जो मॉस्किटो लार्वा की ग्रोथ को रोक देते हैं। तो पहला इकोनॉमिक इंपोर्टेंस इनका क्या है कि ये सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। दूसरा, कुछ साइनोबैक्टीरिया प्रोटीन के रूप में यूज होते हैं जैसे स्पिरुलिना। कुछ साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं ऊजर सॉइल या जो बेसिक सॉइल है उसकी बेसिसिटी को कम करके अम्लीयता बढ़ाकर उसको बेहतर बनाते हैं। और कुछ साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं ग्रीन मैन्योर की तरह यूज होते हैं, खाद की तरह यूज होते हैं। कुछ साइनोबैक्टीरिया टॉक्सिन सब्सटेंस यानी कि जहरीले विषाक्त पदार्थ, विषाक्त जो सब्सटेंसेज है, पदार्थ हैं, उनको स्रावित करते हैं जिससे मॉस्किटो लार्वा मर जाता है। लेकिन हार्मफुल एक्टिविटीज भी होती हैं इनकी। कुछ साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं जैसे ऑसिटोलेरिया है और ऑसिटोलेरिया टेनियस जो होते हैं और अन्य स्पीशीज जो होती हैं वो ऑर्गेनिक मैटर के इंडिकेटर्स के रूप में काम करते हैं कि वो उनकी अगर प्रेजेंस होती है तो वो पॉल्यूशन करते हैं और उनके ज़्यादा होने से वो पॉल्यूशन करते हैं, अर्थात वाटर या किसी भी जगह पर वो प्रेजेंट होते हैं तो वहाँ पर प्रदूषण ज़्यादा होता है। दूसरा सबसे घातक नुकसान क्या है? वाटर ब्लूम बोलते हैं इसको, या एल्गल ब्लूम भी बोल देते हैं। वाटर ब्लूम का मतलब क्या होता है कि जब किसी वाटर बॉडी में, किसी पानी के स्रोत में प्रदूषण युक्त जो पदार्थ होते हैं, जो प्रदूषण करने वाले पदार्थ होते हैं जिसे पॉल्यूटेंट बोलते हैं, वो छोड़ दिए जाते हैं तो उन पॉल्यूटेंट्स में नाइट्रोजन और फास्फेट की मात्रा ज़्यादा होती है और नाइट्रेट और फास्फेट की मात्रा ज़्यादा होने से ये जो सब्सटेंसेज होते हैं वो ब्लू ग्रीन एल्गी के लिए और कुछ एल्गी के लिए ग्रोथ फैक्टर की तरह काम करते हैं, वृद्धि कारक की तरह काम करते हैं, जिसके कारण इनकी वृद्धि बहुत ज़्यादा हो जाती है। और इतनी ज़्यादा वृद्धि होती है कि वहाँ पर अब ये मैक्सिमम ऑक्सीजन को यूज कर लेते हैं जिससे जलीय जंतुओं की और जलीय जीवों की मृत्यु होने लगती है। इस एक्सेसिव, इस अत्यधिक ग्रोथ को, एल्गी की या ब्लू ग्रीन एल्गी की इस अत्यधिक ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं? वाटर ब्लूम या एल्गल ब्लूम बोलते हैं। और ये दो तरह से नुकसान करती है। सारी ऑक्सीजन खुद यूज कर लेते हैं जिससे जलीय जीवों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है और इसके अलावा ये टॉक्सिक सब्सटेंस, जहरीले पदार्थ भी, विषाक्त पदार्थ भी छोड़ते हैं जिससे जीवों की मृत्यु होने लगती है। ऑसिटोलेरिया और अन्य साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो फिल्टर्स में भर जाते हैं, जो पानी के फिल्टर्स होते हैं उनमें भर जाते हैं और उनके भरने से पानी निकलना बंद हो जाता है। इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया की जो ग्रोथ है जैसे रिवुलेरिया और अन्य साइनोबैक्टीरिया जब सॉइल में ग्रो कर जाते हैं तो इनकी म्यूसिलेजिनस शीट होने के कारण कि ये वहां पर स्लिपरीनेस यानी कि फिसलना हो जाता है और वहां पर पैर पड़ने पर वो फिसल सकता है, तो स्लिपरीनेस जो है ये उत्पन्न करते हैं। और इसके अलावा जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं जब दीवारों पर ग्रो कर जाते हैं, वॉल्स पर ग्रो कर जाते हैं, छतों पर ग्रो कर जाते हैं मॉन्यूमेंट्स की या किसी भी इमारत की, तो उसकी दीवारों को और अन्य छतों को खराब करने लगते हैं। साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो अनेक साइनोबैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो पानी में टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करते हैं जिससे पानी जो होता है वो पॉल्यूटेड हो जाता है, पीने योग्य नहीं रहता। अब साइनोबैक्टीरिया में हमें एक चीज और समझ में आनी चाहिए कि हेटेरोसिस्ट शॉर्ट नोट में पूछा जाता है कि हेटेरोसिस्ट क्या होती है? पेल कलर की सेल्स होती है। अधिक साइनोबैक्टीरिया में कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो थिक वॉल हो जाती है, अर्थात उनकी वॉल थिक हो जाती है और इस थिक वॉल सेल को बोलते हैं हेटेरोसिस्ट। इस थिक वॉल सेल को हम क्या बोलते हैं? हेटेरोसिस्ट बोलते हैं। हेटेरोसिस्ट थिक वॉल होने के कारण O2 प्रूफ हो जाती है, ऑक्सीजन प्रूफ हो जाती है, यानी कि अब इसमें ऑक्सीजन अंदर बाहर नहीं जा सकती। इसके कारण अब ये पेल कलर की होती है, पीले से कलर की होती है, क्योंकि इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है और इसमें पिगमेंट्स भी नहीं होते हैं। लेकिन हेटेरोसिस्ट वो सेल्स होती है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है, क्योंकि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का मेन एंजाइम है उसका नाम होता है नाइट्रोजिनेज, और ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम ऑक्सीजन की उपस्थिति में नष्ट हो जाता है। इसीलिए ये जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है इन सेल के अंदर ही नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है
अन्य सेल्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर पाता, क्योंकि अन्य सेल्स में ऑक्सीजन की उपस्थिति इसको नष्ट कर देती है, इसलिए अन्य सेल्स में ये एंजाइम उपस्थित नहीं रह सकता। इसीलिए नाइट्रोजनस एंजाइम हेटेरोसिस्ट वाली जो सेल है इनके अंदर रहता है, क्योंकि ये O2 प्रूफ होती है, ऑक्सीजन इसमें नहीं आती है, और ये यहाँ बैठे बैठे यहाँ पर जो एंजाइम होता है जिसमें मॉलिब्डेनम भी होता है, मॉलिब्डेनम वाला एंजाइम होता है ये, और ये मॉलिब्डेनम वाला एंजाइम नाइट्रोजनेज अब यहाँ नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। जो सेल्स जिनमें नाइट्रोजनेज एंजाइम होती है और ये सेल्स जो होती है वो हेटेरोसिस्ट कहलाती हैं, और जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जीन्स होती है उसका जीन्स का नाम है निफ जीन। जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जीन्स होती हैं वो जीन क्या कहलाती है, निफ जीन कहलाती है, और निफ जीन ही इस जो नाइट्रोजन इंड्यूसिंग फैक्टर भी बोलते हैं इसको, ये जीन इस नाइट्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति के लिए बनाने के लिए स्टिमुलेट करती है। तो हेटेरोसिस्ट थिक वॉल्ड सेल्स होती हैं जो पेल कलर की होती हैं, यानी ग्रीन कलर की नहीं होती, नॉन फोटोसिंथेटिक होती है, प्रकाश संश्लेषी नहीं होती, और O2 प्रूफ हो जाती है, इससे ऑक्सीजन अंदर बाहर नहीं जा पाती। इसके कारण नाइट्रोजनेज एंजाइम इसके अंदर सर्वाइव कर जाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। जीन्स जो रेस्पॉन्सिबल होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए वो निफ जीन होती है, और निफ जीन जो होती है वो इस नाइट्रोजनेज एंजाइम के प्रोडक्शन को, निर्माण को प्रेरित करती है। माइकोप्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे। माइकोप्लाज्मा को पहले PPLO यानी कि प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स कहते थे, क्योंकि इसकी खोज प्लूरल फ्लूइड, कैटल्स के प्लूरल फ्लूइड में की गई थी। पॉस्चर ने इसको डिस्कवर किया था, पॉस्चर ने इसकी खोज की थी, फिर इसको बाद में माइकोप्लाज्मा नाम दिया गया, और बाद में अब इसको मॉलिक्यूल्स कहते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है सॉफ्ट स्किन। चूंकि इनके ऊपर सेल वॉल एब्सेंट होती है इसलिए इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है। तो ये प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं जिनमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। खोज इसकी पॉस्चर ने की थी। पहले इनको PPLO कहते थे, यानी कि प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहते थे, बाद में इनको माइकोप्लाज्मा नाम दिया गया, और अब इनको मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ये एक कोशिकीय अचल, यानी कि इनमें चलन की क्षमता नहीं होती, कोशिका भित्ति रहित प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, जिनमें पोषण ऑस्मोट्रॉफिक टाइप का होता है, अर्थात ये किसी भी चीजों को डिकम्पोज करते हुए अपने जो फूड बनते हैं उस मॉलिक्यूल्स उनको एब्जॉर्ब करते हैं अपने अंदर। अधिकांश जातियां इनमें वायवीय होती हैं या विकल्पी अवायवीय होती हैं। इनकी संरचना बहुत सिंपल होती है। सबसे पहले इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, सबसे बाहरी मेम्ब्रेन होती है वो कोशिका कला होती है, अर्थात प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और इसके अंदर जो द्रव भरा हुआ होता है हम उसको बोलते हैं कोशिका द्रव, यानी कि साइटोप्लाज्म, और उसके अंदर जो प्रेजेंट होते हैं DNA स्ट्रैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जो उसका न्यूक्लियोइड होता है, केंद्रक आव होता है। और इसमें (70S) राइबोसोम्स भी उपस्थित होते हैं। स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होती है कि सबसे बाहर की तरफ मेम्ब्रेन होती है कोशिका कला, यानी कि सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर DNA स्ट्रैंड यानी कि न्यूक्लियोइड या केंद्रकाभ होता है, और 70S टाइप के राइबोसोम्स होते हैं। इनमें जो जनन है, जनन बेसिकली बाइनरी फिशन यानी कि द्विविभाजन से होता है, जिसमें इसकी बॉडी दो भागों में बट जाती है। मुकुलन एक बड लाइक स्ट्रक्चर बाहर निकलती है जिसे मुकुल बोलते हैं, बाद में वो थोड़ा सा जेनेटिक मटेरियल और साइटोप्लाज्म उसके अंदर आ जाता है, और वो अब इससे पृथक होकर एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है, विखंडन टूट कर अलग बन जाती है बॉडी, और स्पेशल एलिमेंट्री बॉडी या प्राइमरी पार्टिकल्स बॉडीज बनती हैं, जिससे द्वारा इनमें जनन होता है। माइकोप्लाज्मा जब प्लांट्स में रोग उत्पन्न करता है, एनिमल और प्लांट्स दोनों में रोग उत्पन्न करता है, जो माइकोप्लाज्मा है इनमें जो नाम है इनका वो कई सारे नामों से जाना जाता है, और नोकार्ड और रॉक्स ने इनको साथ में डिस्कवर्ड किया था। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स कहा गया इनको प्लूरल फ्लूइड ऑफ कैटल्स में। इनको जोकर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम
वाललेस प्रोकैरियोट्स और कोटलेस बैक्टीरिया आदि नामों से जाना जाता है। तो माइकोप्लाज्मा प्लांट और एनिमल्स दोनों में रोग उत्पन्न करते हैं और उसके लक्षण क्या होते हैं? क्लोरोसिस होते हैं, यानी क्लोरोफिल का नष्ट होना होता है, प्लांट्स में अत्यधिक शाखित हो जाना, प्लांट्स में एक्सेसिव ब्रांचिंग हो जाती है, जो से ज़्यादा ब्रांचेस बनने लगती हैं, और स्टंट ग्रोथ होती है, यानी कि वृद्धि होती है, ग्रोथ रुक जाती है, ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पाती। प्लांट्स में अनेक रोग उत्पन्न करते हैं माइकोप्लाज्मा भी और जंतुओं में भी। तो प्लांट्स में जो रोग उत्पन्न होते हैं वो है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। नाम से पता चल रहा है लिटिल माने छोटी, लीफ तो इसमें ब्रिंजल यानी कि बैंगन की जो लीफ होती है वो छोटी रह जाती है। और इसके बाद बंची टॉप ऑफ पपाया और गन्ने का स्ट्राइप रोग, राइस येलो ड्वार्फ डिजीज और अल्फा अल्फा विच ब्रूम और पोटैटो विच ब्रूम, ग्राउंडनट विच ब्रूम और बहुत सारे डिजीज जो होती है वो विच ब्रूम जो भी होती है एक्सेसिव ब्रांचेस वाली, वो माइकोप्लाज्मा से होती है बेसिकली। माइकोप्लाज्मा एनिमल्स में भी बहुत सारे रोग उत्पन्न करता है, जैसे पेनिसिलिन रेजिस्टेंट निमोनिया, यानी कि इस पर पेनिसिलिन का भी प्रभाव नहीं पड़ता है, जेनेटल स्रोत यानी कि इन्फ्लेमेशन, और बोवाइन प्लूरोनिमोनिया और प्राथमिक एटिपिकल निमोनिया। तो माइकोप्लाज्मा में विशेष बातें क्या क्या है, दो चार बातें हम फटाफट देखते हैं कि सबसे पहले ये प्रोकैरियोटिक जीव है जिनके ऊपर सेल वॉल एब्सेंट होती है, कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। इनको पहले पीपीएलओ कहा जाता था, फिर इनको माइकोप्लाज्मा नाम मिला और अब इनको मॉलिक्यूल्स कहते हैं, क्योंकि इनके ऊपर कोशिका भित्ति ना होने से ये सॉफ्ट स्किन वाले होते हैं। ये प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय अचल और कोशिका भित्ति रहित जीव है जो ऑस्मोट्रॉफिक टाइप का पोषण यानी कि अवशोषी प्रकार का पोषण प्रदर्शित करते हैं। ये अधिकांश जातियां इनकी वायवीय होती हैं और या अविकल्पीय वायवीय होती है। ये प्लांट्स और एनिमल्स में वेरियस डिजीज उत्पन्न करते हैं। इनको अनेक नामों से जाना जाता है, जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम, जोकर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी और कोटलेस बैक्टीरिया और वाललेस प्रोकैरियोट्स। जनन इनमें द्विविभाजन यानी कि बाइनरी से, मुकुलन यानी कि बडिंग से, विखंडन यानी कि फ्रैगमेंटेशन से और स्पेशल एलिमेंट्री बॉडीज या प्राइमरी स्ट्रक्चर्स की सहायता से होता है। पादप में रोग उत्पन्न करते समय ये अनेक कैरेक्टर शो करते हैं, जैसे क्लोरोसिस, क्लोरोफिल का नष्ट होना, अत्यधिक शाखित होना प्लांट का यानी कि एक्सेसिव ब्रांचिंग और रुकी हुई वृद्धि यानी कि स्टंटेड ग्रोथ। प्लांट्स में जो रोग उत्पन्न करते हैं लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, बंची टॉप ऑफ पपाया, गन्ने का स्ट्राइप रोग, राइस येलो ड्वार्फ डिजीज उत्पन्न करते हैं। जबकि एनिमल्स में जो इनकी डिजीज होती है वो पेनिसिलिन रेजिस्टेंट निमोनिया, जेनेटल शोथ यानी कि इन्फ्लेमेशन और बोवाइन प्लूरोनिमोनिया और प्राथमिक एटिपिकल निमोनिया आदि रोग उत्पन्न करते हैं। आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।